हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो तुम सब? तो चलो हम लोग बिना समय का गला दबाए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रेनेगेड इमॉर्टल के 3 कमाल के कैरेक्टर्स के बारे में। अब देखो, तीनों कैरेक्टर्स के बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें और डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जितना कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो देखो, जो 3 कैरेक्टर्स आज मैंने उठाए हैं वो हैं ऑलसियर। ये तो तुम जानते हो कितना डेंजरस बंदा है ये, और एक्चुअल ऑलसियर नहीं, सिर्फ मैंने ऑलसियर का क्लोन उठाया है जो कि एट प्रेजेंट एपिसोड्स में हमें दिखाया गया है। एक्चुअल ऑलसियर को मैं उठा लूँगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगा, फिर तो सारा गेम एक तरफा हो जाएगा। तो एक्चुअल ऑलसियर नहीं, हम लोग सिर्फ क्लोन उठा रहे हैं। फिर जो दूसरा बंदा है वो तोसन। अब भैया यार, तोसन को कौन नहीं जानता है यार, सब जानता है तोसन को। पूरा का पूरा रेनेगेड इमॉर्टल में अभी तक जितने एपिसोड्स दिखाए गए हैं इसके टक्कर का कोई बंदा आया नहीं है, अगर हम लोग एक्चुअल ऑलसियर को हटा दे तो। अभी तक ऑलरेडी टोसन स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, अभी तक दिख चुका है, जो कि थर्ड स्टेप कल्टिवेटर है। अब हाँ, मैं इस वीडियो में कोशिश भी करूँगा कि तुम्हें टोसन का एक्चुअल जो पावर लेवल है वो बता दूँ, क्योंकि स्टार्स में ठीक से डिफाइन हो नहीं पाता पावर लेवल, और स्टार्स में कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो मैं तुमको कोशिश करूँगा कि एक्चुअल पावर लेवल बता दूँ इस वीडियो में। और तीसरा जो बंदा है वो है सेलेस्टियल एम्परर क्विंगलिन। अब मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इन तीनों के पावर लेवल्स को कंपेयर करके मैं तुम्हें बताऊं कि तीनों में सबसे पावरफुल कौन है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, ऑलसियर, ये ध्यान रखना भाई कि ऑलसियर जो है वो यार उसके एक्चुअल जो सेल्फ है उसको हम लोग इस वीडियो में नहीं कंक्लूड करेंगे, वरना यार मैटर ख़त्म, एक तरफा हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। ऑलसियर भाई एम्परर है इस जगह का, ऑलसियर को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ उसके क्लोन को इंक्लूड करेंगे जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है, समझे। और हाँ, एक और बात, मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा है वैसा है और सिंपल सा आंसर, ऐसा मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा। सिंपल सा बात है, जो पावरफुल है वो पावरफुल है। मैं बताऊंगा कि कौन किसको एक थप्पड़ में हरा सकता है, वो मैं क्लियर बताऊंगा तेरे को कि कितना बड़ा गैप है तीनों के बीच। तो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऑलसियर से शुरुआत करते हैं। अब ऑलसियर का जो क्लोन है ना, जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है, हमें सीरीज़ में दिखाया गया है, उसकी पावर लेवल्स की बात करो ना तो कन्फ्यूज़न है। देखो, अभी तक दिखाया गया है कि वो थर्ड स्टेप में जाने का तैयारी कर रहा है, मतलब कि वो थर्ड स्टेप पे जाना चाह रहा है और तरीका खोज रहा है जाने का। तो देखो, अगर हम लोग उसके करंट पावर लेवल की बात करें तो वो हेवेंस फ्लाइट के आसपास है। अब हेवेंस फ्लाइट निर्वाणा शटर से ऊपर होता है। अब मैं हेवेंस फ्लाइट को और अच्छे से बताऊं तो सेकंड स्टेप का पीक का कल्टीवेशन लेवल है ये। हेवेंस फ्लाइट आखिरी लेवल है सेकंड स्टेप का, उसमें टोटल 5 हेवेंस फ्लाइट होते हैं, मतलब 5 सब लेवल्स होते हैं, और उसमें से ये सेकंड या थर्ड पे है, मतलब थोड़ा सा दूर है अभी पीक पे जाने से सेकंड स्टेप का। ये ऑलसियर का स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं टुओसेन का। अब कन्फ्यूज़न यहाँ होगा, टुओसेन जो है एक्चुअली में एक पीक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है, ठीक है। अब उसकी हम लोग पावर्स को कंपेयर करें नॉर्मल तरीका से, जो नॉर्मल कल्टीवेशन सिस्टम है रेनेगेड इमॉर्टल का, तो वहाँ पे उसका पावर लेवल आता है थर्ड स्टेप कल्टीवेटर। अब थर्ड स्टेप कल्टीवेटर में भी मैं डिटेल में बता देता हूँ तुमको कि कितना पावरफुल है टुओसेन। देखो, अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस पकड़ो तो उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप कल्टीवेशन के बारे में बताया है। मैं थर्ड और फोर्थ स्टेप के बारे में बताने वाला हूँ, अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं तुमको थर्ड स्टेप कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, थर्ड स्टेप कल्टीवेशन जो है ना, बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्मल सब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है निर्वाणा वर्ल्ड, जो कि थर्ड स्टेप का पहला रैंक है। फिर आता है स्पिरिट वर्ल्ड, फिर आता है आर्किन वर्ल्ड, और फिर आता है वॉइड ट्रिबुलेंट। ये 4 लेवल्स हैं थर्ड स्टेप के। अब जो हमारा ये टुओसेन है वो एक पीक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है। अब तुम रेनेगेड इमॉर्टल का कहीं भी खोज लो ना यार, कोई भी फाइल वाइल कुछ भी, तो उसमें तुमको एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि कितना स्टार पे थर्ड स्टेप पे आता है। कुछ कहेंगे तुमको कि 7th के पीक पे जाके थर्ड स्टेप पे आ जाता है, कुछ कहेंगे 7th स्टार पे ही थर्ड स्टेप पे आ जाता है। तो भैया ये सब झूठ है, 7th स्टार पे थर्ड स्टेप पे नहीं आता। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिखित बात है, मैं बता रहा हूँ, नहीं आता, नहीं आता, ये कन्फर्म बात है। 7th स्टार थर्ड स्टेप नहीं होता है। थर्ड स्टेप कल्टीवेशन घुसने के लिए ही कम से कम 8 स्टार मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 7 स्टार के बहुत बंदे हमें दिखाए जा चुके हैं सीरीज़ में जो कि थर्ड स्टेप पे नहीं है, और ये कंफर्म बात है भाई, मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ा है, मेरे को पता है 7 स्टार नहीं है। तुम ध्यान रखना, 7 स्टार थर्ड स्टेप नहीं होता है, 8 स्टार पे जाके थर्ड स्टेप कल्टीवेशन शुरू होता है, ये बात ध्यान रखियो। और देखो, चूंकि मैंने बताया कि ऑलसियर 8 स्टार के पीक पे है, ऑलमोस्ट 9 स्टार जाने वाला था वो, तो उसका जो कल्टीवेशन लेवल अभी है ना, बहुत बहुत कैलकुलेशन करने के बाद मैं बता रहा हूँ उसका कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट वर्ल्ड के मिड से लेके पीक के बीच में है। अभी ये स्पिरिट वर्ल्ड जो कि मैं बोला थर्ड स्टेप का सेकंड लेवल है कल्टीवेशन, थर्ड स्टेप का सेकंड लेवल ऑफ कल्टीवेशन है स्पिरिट वर्ल्ड रैंक।
अब ये जो बंदा है मतलब कि टूओसेन, इसका यही स्पिरिट वर्ल्ड ही रैंक है। और ये मैं बता रहा हूँ कि भाई यही असली रैंक है। और मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा सीरीज में इससे सही रैंक कोई नहीं देगा तुमको टूओसेन का। उसका एक्चुअल पावर यही है, या तो वो मिड पे है, पीक पे है, नहीं तो हाई पे है स्पिरिट वर्ल्ड रैंक का। तो अब देखो दोस्तों, अब मैंने तुम्हें ऑलसियर और टूओसेन का पावर लेवल बता दिया, जो कि ऑलसियर है हेवंस फ्लाइट पे, जो कि सेकंड स्टेप का पीक है, और टूओसेन है सीधा स्पिरिट वर्ल्ड रैंक पे, जो कि थर्ड स्टेप में भी बहुत ऊपर है। तो अब तुम्हें बहुत सारे अभी तक यूट्यूब पे तुमने वीडियो देख लिया होगा जो ऑलसियर और टूओसेन को कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई नहीं कंपैरिजन हो सकता। टूओसेन उंगली भी कर देना तो ऑलसियर का आत्मा फट के 50 बार मर जाएगा, इतना पावरफुल है टूओसेन। हाँ, ऑलसियर का मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ क्लोन है, एक्चुअल ऑलसियर नहीं है। एक्चुअल ऑलसियर बहुत खतरनाक है, इतना कि सबको पेल ले, लेकिन ये एक्चुअल ऑलसियर नहीं, हम लोग अभी क्लोन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे टूओसेन मैं कह रहा हूँ फिर से कि इतना पावरफुल है कि ऑलसियर के क्लोन को एक बार फूक भी दे तो ऑलसियर मर जाए, इतना पावरफुल है टूओसेन। इतना बड़ा गैप है दोनों के बीच में। अब देखो, इन दोनों की मैंने बातें कर ली और क्लियर बता दिया कि टूओसेन विनर है ऑलसियर के कंपैरिजन में। अब हम लोग बात करते हैं सेलेस्टियल एम्पायर क्विंगलिन की। तो भैया ये बंदा मतलब कि ये बंदा एक्चुअल में जिसको जीनियस कहते हैं ना, वो है ये अपने एरा का वन ऑफ द मोस्ट जीनियस बंदा। वन ऑफ द मोस्ट नहीं, सीधा सबसे जीनियस बंदा यही है। अब दोस्तों देखो, अगर हम लोग इसकी कल्टीवेशन की बात करें ना, तो इसकी कल्टीवेशन मिड आर्केन वॉइड पे है। अब ये आर्केन वॉइड स्पिरिट वॉइड से भी एक रैंक ऊपर है। मतलब कि फाइनली हमें पहला बंदा देखने को मिला है जो कि टूओसेन को ओपनली 1-on-1 सोलो करके हरा सके, अगर हम लोग ऑलसियर को साइड कर दे तो। मतलब कि अभी तक सीरीज में जितने जितने भी बंदे दिखाए गए हैं ना, उन सब में से सबसे ताकतवर अभी तक क्विंगलिन ही है, सेलेस्टियल एम्पायर क्विंगलिन, जो कि रेन सेलेस्टियल रेल्म का लीडर था, एम्पायर था, सेलेस्टियल एम्पायर क्विंगलिन। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ सेलेस्टियल एम्पायर क्विंगलिन का पास्ट। तो देखो, जब सेलेस्टियल रन तबाह हुआ था तो क्विंगलिन बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है दुश्मनों के हमला में। तब वो वहाँ से भाग के चला जाता है सेलेस्टियल स्पिरिट हेवन रेल्म, जो कि उसका एक तरह से केव था, वो वहाँ पे हील होने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों देखो, बीच में दो बंदे, एक एंशिएंट डेविल तजिया और एंशिएंट डीमन बीलू पे हमला कर देते हैं। मतलब कि इसके ऊपर स्नीक अटैक कर देते हैं, पीछे से इसको एम्बुश कर लेते हैं। अब एम्बुश मतलब कि इसके इंतजार में बैठे रहते हैं और जैसे ही क्विंगलिन जख्मी होकर आता है, दोनों इस पर हमला कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। अब इन दोनों का मेन गोल था ना कि क्विंगलिन का जो है कल्टीवेशन और मेमोरी चोरी करना। अब हम लोग बात करते हैं एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन के बारे में थोड़ा सा। तो आपको अगर ओरिजिन थोड़ा सा पता हो तो आपको पता होगा कि एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन का सेम ओरिजिन है, एक एंशिएंट गॉड जैसा, जो कि टूओसेन था। तो ये तीनों को तुम आप दूर के रिलेटिव कज़न भाई बहन कह सकते हो। एक्चुअली में यही है, एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल तीनों कज़न्स ही हैं। तब आगे की बात हम लोग करते हैं, ज़्यादा उसमें मैं नहीं घुसता। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं इनकी कल्टीवेशन लेवल्स की। तो देखो, आपको पता है कि क्विंगलिन जो था एक थर्ड स्टेप में भी बहुत पावरफुल बंदा था। आपको मैं बताऊं कि वो थर्ड स्टेप में पावरफुल था क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था कि नॉर्मल थर्ड स्टेप के बंदे कभी कर ही नहीं सकते थे। देखो, अगर आपको थर्ड स्टेप करें पता होगा ना, तो आपको पता होगा कि थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक एसेंस चाहिए होता है। आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको एसेंस क्या रहे हैं पता चल जाएगा। तो एक नॉर्मल थर्ड स्टेप पे जाने के लिए एक इंसान ज़िंदगी भर मेहनत करता है, एक एसेंस डेवलप करता है, एक एसेंस, और उस एक एसेंस से ब्रेक थ्रू लेता है। लेकिन अपना क्विंगलिन बंदा जो था, मतलब कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में से 2 एसेंस के साथ ब्रेक थ्रू लेता है, और 2 एसेंस के साथ ब्रेक थ्रू लेके इसका पावर एकदम पीक लेवल पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा। और आपको पता होगा कि ये मिड लेवल ऑफ आर्केन वर्ल्ड पे होके आराम से हाई लेवल आर्केन वर्ल्ड से लड़ सकता था अपने 2 एसेंस के दम पे। वो इसका ये खासियत था। इसलिए क्विंगलिन जो है, सेलेस्टियल एम्पायर क्विंगलिन, थर्ड स्टेप कल्टीवेटर में भी बहुत रेयर मास्टरपीस था। और ये जो एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन अब आए हैं, ये दोनों का कल्टीवेशन लेवल जो है अराउंड निर्वाणा शटर, मतलब या फिर कहूँ तो सेकंड स्टेप के पीक पे था। अब मेरे को कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है यार, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना कि ये दोनों सेकंड स्टेप के ऊपर नहीं थे, ये दोनों थर्ड स्टेप पे नहीं थे। अभी लिखित बात है, ये दोनों को 7 स्टार बताया गया था सीरीज़ में, और 7 स्टार थर्ड स्टेप नहीं होता है, मैं लिख के बता रहा हूँ तुमको। 7 स्टार सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेप के पीक तक जा सकता है। थर्ड स्टेप पे घुसने के लिए तुमको 8 स्टार टच करना पड़ता है। और हाँ, ये भी बात जान लो कि एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन और एंशिएंट गॉड, तीनों का कल्टीवेशन लेवल वही 9 स्टार पैटर्न फॉलो करता है। तो उसी तरह से इन लोगों का कल्टीवेशन भी जज होता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब ये क्या होता है कि एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन दोनों हमला कर देते हैं जख्मी क्विंगलिन पे। अब चूंकि क्विंगलिन बहुत जख्मी था, इसलिए इन लोगों का हमला काफ़ी सक्सेसफुल रहता है और भयानक लड़ाई करते हैं ये लोग। और फिर सेलेस्टियल स्पिरिट हेवन रेल्म, जो कि क्विंगलिन का रेस्टिंग प्लेस होता है, जहाँ पे वो हील होने के लिए आता, वहाँ पे
पे आके तो लड़ाई एकदम पीक पे चला जाता है, इतना पीक पे कि भाई मतलब कि एक दूसरे का सब मारना शुरू कर देता है, तो भयानक तरीके से लड़ाई करता है। और वहाँ पे क्या होता है ना कि एंशिएंट डीमन बीलू जो था ना, उसको कुंगलिन मार मार के 9 भाग में बांट देता है, और वही 9 एंशिएंट डीमन स्पिरिट बन जाते हैं। और काउंटलेस ईयर्स के लिए, जो कि अभी क्या प्रेजेंट एपिसोड में देख रहे हो कि सेलेस्टियल स्पिरिट हेवन रेल्म में छुप गया, वो 9 पार्ट में बट के, और सेलेस्टियल स्पिरिट हेवन रेल्म को पॉल्यूट कर दिया अपने एनर्जी से, और उसको डीमन स्पिरिट लैंड बना दिया, जो कि करंटली आप वांगलिन के अभी देख रहे हो करंटली एपिसोड्स में। वही एंशिएंट डीमन बीलू जो है ना, वही है, उसी के कारण अब ये सेलेस्टियल स्पिरिट हेवन रेल्म चेंज होकर डीमन स्पिरिट लैंड बन गया है। अब हम लोग बात करते हैं तजिया की। तो बीलू को तो क्विंगलिन ने हरा दिया, लेकिन तजिया जो था ना, ये भैंचोद गुंडा था। ये क्या किया, अपना बॉडी तबाह करके और फिर क्विंगलिन का बॉडी को पोजेस कर लिया, घुस गया अंदर। और क्विंगलिन लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए फिर क्विंगलिन तजिया से लड़ाई छोड़ के और अपने केव के 9th फ्लोर पे चला गया, और फिर वहाँ पे 99 कैंडल्स, मैजिकल 99 कैंडल्स की मदद से तजिया को अपने शरीर पे काबू करने से रोकने लगा। और ये काम सालों तक चलते रहा, अभी तक चल ही रहा है। वांगलिन अभी यहाँ पे है, फिर सालों ट्रेनिंग करके वापस आएगा, तब तक चल रहा है। दोनों के बीच स्ट्रगल चल रहा है। क्विंगलिन के शरीर में क्विंगलिन का आत्मा और तजिया का आत्मा एक दूसरे से लड़ रहा है हील होने के बॉडी के लिए, और अभी तक चल रहा है। वो 99 कैंडल से वो हज़ारों साल तक रेजिस्ट किया तजिया को। तो यही कहानी है दोस्तों। अभी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है कि सेलेस्टियल एम्परर क्विंगलिन के बारे में, टुओसन और ऑलसीयर तीनों के बारे में बता चुका हूँ। अब चूंकि मैं इतना बता दिया तो तुम लोग गधे तो हो नहीं, तुम लोग समझ ही गए कि तीनों में अभी सबसे ताकतवर है क्विंगलिन, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। टुओसन और क्विंगलिन को भिड़ा देना तो टुओसन को मार मार के क्विंगलिन उसका हालत ख़राब कर देगा कुछ ही देर में। लेकिन दोस्तों देखो, अगर सेलेस्टियल एम्परर क्विंगलिन इतना ही पावरफुल है और वो टुओसन को वाकई में मार सकता है, तो ऐसा क्यों है कि टुओसन वांगलिन को सालों तक दौड़ाता है, फ्यूचर में हज़ारों साल तक वांगलिन भागते रहता है टुओसन से? आखिर ऐसा क्या रीज़न था? तो दोस्तों देखो, फिर जब वांगलिन बचा लेता है ना क्विंगलिन को अच्छे से, फिर वो क्विंगलिन से बात करता है और अपना प्रॉब्लम बताता है कि टुओसन कैसे धीरे धीरे करके सील तोड़ रहा है, और वो इतना पावरफुल है कि कोई इससे नहीं सक पाएगा, और क्या वो हेल्प कर सकता है वांगलिन का। तो क्विंगलिन बताता है ना उस वक्त कि देखो, अभी वो बहुत ज़ख्मी हालत में है, और अगर प्राइम में होता ना वो, तो टुओसन को एक वर्ड बोल देता ना, तो टुओसन का बाप का भी हिम्मत नहीं होता कि क्विंगलिन के सामने आके खड़ा होकर कुछ बोल सके। सिर्फ एक वर्ड काफ़ी था टुओसन को भगाने के लिए, बहन जो डंडा कर देता है टुओसन को एक बार में। लेकिन अभी चूँकि क्विंगलिन बहुत ज़ख्मी हालत में था, इसलिए वो टुओसन से नहीं लड़ सकता था। और फिर वांगलिन को एक बात, वहाँ पर एक लाइन बोलता है, भाई तुमको बताऊँगा दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। वो बोलता है ना कि क्विंगलिन बोलता है वांगलिन को कि टुओसन से अभी लड़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम बोलेगा, तुम्हारा इच्छा हुआ, तो हम एक अटैक, ऐसा है सिर्फ एक अटैक वो कर देंगे, उसके बाद टुओसन का हिम्मत नहीं होगा आगे आने का, लेकिन वो मेरा आखिरी अटैक होगा। भाई वो लाइन मतलब कि हालत ख़राब है, शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी एक अटैक कर दूंगा, उससे तो टुओसन हिल नहीं पाएगा, इतना जख्मी हो जाएगा, लेकिन वही है कि मेरा आखिरी अटैक होगा। ये लाइन बोलता है तो वांगलिन बोलता है ठीक है यार, तब मत अटैक करो, तब छोड़ दो। टुओसन क्विंगलिन उसको बोल देता है उस वक्त कि तुम अगर बोलेगा तो हम एक अटैक भी कर देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी वांगलिन मना कर देता है, फिर उसको वहीं पे छोड़ के फिर चला जाता है टुओसन से बचने के लिए, इधर उधर जुगाड़ खोजने लगता है। तो दोस्तों देखो, यही कहानी यहीं तक है क्विंगलिन के बारे में। और हाँ, क्विंगलिन का आगे भी बहुत रोल है, बहुत बार कैमियो है, मतलब कैमियो क्या रोल ही है अच्छे से, लेकिन वो मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा। और हाँ, एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ, आपने देखा है जू यी को और क्विंग शुआन को, वो जो लड़की थी ब्लू ड्रेस में लंबे बालों वाली, वो और जुई जो दोनों साथ में थे, जो सेलेस्टियल रेल्म में स्वॉर्ड स्पिरिट, ये सब जो कहानी हुआ था, वो जो लड़की है ना क्विंग शुआन, उसी का पापा है क्विंगलिन। एक्चुअल ब्लड लाइन रिलेटेड है दोनों, बाप और बेटी हैं। जब सेलेस्टियल रेल्म तबाह हुआ तो बाप उधर भागा, बेटी इधर बढ़ी, ऐसा सिचुएशन हो गया था। अब देखो, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि अब लंबा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा वीडियो, समय लगता है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाय। और हाँ, मैं वापस से बता दे रहा हूँ कि सबसे ऊपर क्विंगलिन है, फिर टुओसन है, फिर ऑलसीयर है, और ऑलसीयर का सिर्फ एक क्लोन है। एक्चुअल ऑलसीयर आ गया तो सबको अंगूठा के नीचे दबा देगा। बाय बाय बच्चों।